जय हिंद। चलिए आज अपने पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तीनों जो थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज थे, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनके बारे में हमने ब्रीफली जान लिया था। और आज से हम वन बाई वन एक एक जो नियम हमने देखे हैं वो एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो हम आज देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो उसमें हमने डेफिनेशन देख ली थी, यहाँ भी हम एक बार डेफिनेशन देखने के बाद और फिर उसमें टेम्परेचर के बारे में जो चीज़ें वो बताता है, तो टेम्परेचर के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को क्लियर करते चलेंगे कि इंग्लिश मीडियम में कैसी डेफिनेशन है और हिंदी में कैसी डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये आपने वहां पे बखूबी समझ लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसकी डेफिनेशन लिखी भी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि कोई बॉडी ए बॉडी और कोई दूसरी बॉडी, दो बॉडी यदि किसी तीसरी बॉडी के साथ, दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ, यानी ए बॉडी सी के साथ, बी बॉडी भी सी के साथ, यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। जैसे मैं यहाँ पे देखो डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। मान लो कि हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी है हमारे पास बी और तीसरी बॉडी है हमारे पास सी। यदि ए सी के साथ और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ए का टेम्परेचर जितना है उतना ही सी का टेम्परेचर है, बी का टेम्परेचर जितना है उतना ही सी का टेम्परेचर, यानी इन दोनों का टेम्परेचर सेम, इन दोनों का टेम्परेचर सेम। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, यानी ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम है, इधर से इसका और इसका टेम्परेचर सेम है, तो आपस में इन दोनों का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा सेम, यानी ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। बस यहाँ पे यही लिखा है, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड बॉडी सी, थर्ड बॉडी सी के साथ सेपरेटली अलग अलग, यानी ए सी के साथ बी भी सी के साथ, देन बॉडी ए एंड बॉडी बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम ईच अदर, तो क्या होगा ए और बी भी आपस में क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो यहाँ पे इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अभी जो ए और बी बॉडी थी वो यहाँ पे दोबारा बनाते हैं। यहाँ पे कोई बॉडी ए है और ये बॉडी है हमारे पास बी, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं है अभी, ठीक है। और यहाँ पे जो सी बॉडी थी बनाई थी ना, यहाँ पे अपन बना देते हैं थर्मोमीटर। यहाँ पे क्या बना दिया, थर्मोमीटर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इस थर्मोमीटर को इसके साथ देखूंगा लगा के, इसका टेम्परेचर जितना आया वो मैंने नोट कर लिया। मान लो कि इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड आया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस थर्मोमीटर को मैं यहां लगा के देखा बी के साथ देखा तो बी का भी टेम्परेचर कितना आया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ए का टेम्परेचर भी 10 मिला, बी का टेम्परेचर भी 10 मिला। तो क्या होगा, ए और बी का दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कांटेक्ट में तो नहीं है लेकिन टेम्परेचर सेम होने के कारण क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बस यही चीज ये बताता है, यानी ये टेम्परेचर को बता रहा है। फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको बता रहा है, टेम्परेचर को। तो हमने सी को कहां किससे रिप्लेस कर दिया, एक थर्मोमीटर से, यानी ए और सी का टेम्परेचर सेम था, बी और सी का टेम्परेचर सेम था, तो ए और बी का भी सेम हो जाएगा। और ये मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो क्योंकि दोनों में सी कॉमन आ रहा था, तो कॉमन को निकालोगे तो क्या होगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, यानी इसका इसके बराबर था और बी भी इसके बराबर था, तो ये आपस में भी सेम हो जाएंगे। ये सिंपल इसको समझने का तरीका है, ठीक है। यानी ये टेम्परेचर बता रहा है, कहने का मतलब ये है। तो इसको यदि हिंदी में देखें तो क्या लिख सकते हैं, जब दो बॉडी ए और बी किसी तीसरी बॉडी सी के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो बॉडी ए और बी भी आपस में तापीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बताता है। अब एक्चुअल में टेम्परेचर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन एन ऑब्जेक्ट। अब ऐसा डेफिनेशन से डायरेक्ट समझ में नहीं आया है ना, तो एक एग्जांपल कैसे देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास एक बर्फ है, ठीक है। मैंने बर्फ को गर्म किया, गर्म करूंगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी क्या होंगे उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर भागने लगेंगे, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की। अब क्या होगा, मैं उसे और गर्म करूंगा तो वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ गई है। यानी पहले क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम थी, फिर बढ़ी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले टेम्परेचर कम था, फिर जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो टेम्परेचर और बढ़ गया, जब वो वेपर में कन्वर्ट हुआ तो टेम्परेचर और बढ़ गया, यानी उसका क्या है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो वो जो सभी मॉलिक्यूल्स है, एक पानी है तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनका एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की,
तो इसमें लिखा हुआ है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो क्या कहलाता है, उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। जब हम थर्मोमीटर ऐसे लगा के देखते हैं तो वो यही बताता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा, यानी अगर एक मैं बर्फ में लगा के देखूं तो टेम्परेचर कम दिखाएगा, लिक्विड में लगाऊं तो और ज्यादा दिखाएगा, यानी उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है थर्मोमीटर में। तो ये होता है टेम्परेचर। अब एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी इज ए टेम्परेचर व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी जीरो। यानी अब देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जब सॉलिड होता है तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं, यानी उसकी सॉलिड के अंदर भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब जब सॉलिड पे अपन थर्मोमीटर लगा के देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो मिलेगा, यानी वो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। यदि मैं इसका टेम्परेचर इतना कम कर दूं कि एक टाइम आए कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एक जगह स्थिर हो जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो जो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, उस टाइम जो टेम्परेचर होगा उसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी जो उसके पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी यदि जीरो हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। तो अब हम समझते हैं कि टेम्परेचर कैसे कैसे कौन कौन से इसके जो है मेजरमेंट है टेम्परेचर के, जैसे कई डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, कोई फॉरेनहाइट में बताता है, कोई केल्विन में बताता है। तो सेल्सियस पे माना, यानी सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट और केल्विन में कैसे रिलेशन है, कितना सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा, कितना सेल्सियस कितने फारेनहाइट के बराबर होगा। तो इसका रिलेशन बनाने के लिए हम एज्यूम कैसे करते हैं और कैसे इसको हम देखेंगे। तो देखो ये हमारे पास टुकड़े, ये इसके बीच में कितनी वैल्यू आ रही है, 100, 0 से 100 तक, और 32 से 212 तक कितनी वैल्यू आ रही है, 180, और 273 से 373 के बीच कितनी वैल्यू आ रही है, 100, यानी 100, 180 और 100 ऐसे आ रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके 100 टुकड़े कर लेते हैं। ये जो 100 है इसके 100 टुकड़े बना लिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं C/100, ठीक है। इसी प्रकार इसके 100 टुकड़े करूंगा तो ये नीचे वाली वैल्यू को मैं लिखूंगा F-32। F-32 क्यों, क्योंकि 0 किसके बराबर है, 32 के, यानी यहां पे भी क्या है, C-0 है, तो 0 का कोई इतना कोई होता नहीं है, तो मैंने 0 को -0 ना लिख के सीधा क्या लिख दिया, C लिख दिया। तो F-32 अपॉन में इसके कितने भाग है, 180 भाग। इसी प्रकार बराबर होगा ये कौन सा है, केल्विन, तो केल्विन के, और ये स्केल कितना है, 273 अपॉन में कितना, 100 आ जाएगा, क्योंकि इसके 100 भाग है, ठीक है। 100 है तो यहाँ पे 100 लगा दिया, तो एक एक भाग तीनों का आ गया, और ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अब ये कटते भी हैं तो आगे कैसे कटेंगे, देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 2 5 10, 2 9 18 और 2 5 10। तो मैं लिख सकता हूं कि C/5 बराबर F-32/9 इक्वल्स टू K-273/5, ठीक है। यानी C/5 जो है वो इसके बराबर होगा और C/5 इसके बराबर होगा। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको याद रखना है। ये आता है कि डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करो, तो आपको यही फॉर्मूला चाहिए। तो आपको याद रखना है कि C/5 बराबर होता है F-32/9, ठीक है। ऐसे हम चेंज करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड को, किस में, फारेनहाइट में, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद में केल्विन, अब ये डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन के कैसे बराबर होगा, देखो C/5, यानी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन में 5 अपॉन में बराबर केल्विन -273 अपॉन में कितना, 5, 5 से 5 कैंसिल। इसका मतलब C यानी डिग्री सेंटीग्रेड है वो केल्विन -273 के बराबर होगा। यानी कोई केल्विन में टेम्परेचर है, उसमें से 273 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। जैसे कि मैं या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास कोई टेम्परेचर है जिसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करना है, मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं कि केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड, और 273 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 273। यानी देखो इसकी वैल्यू यदि 0 है, यदि इसकी वैल्यू 0 है तो 273 जोड़ते ही क्या बन जाएगा, केल्विन, ठीक है। और यदि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 रखूंगा
तो ये भी 0 हो जाएगा, तो f बराबर 32, यानी 0 किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे 32 के बराबर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक टाइम आता है, एक तो ये पूछते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होगा। एक क्वेश्चन हमारा क्लियर। दूसरा क्या है, कौन सा टेम्परेचर यानी किस टेम्परेचर पे C जो है यानी डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अब ये कौन सा टेम्परेचर है, तो देखो ये हमें टेम्परेचर क्या करेंगे हम, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी हम C रख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टेम्परेचर आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये कहाँ से कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी वैल्यू है इसकी, और निकालने का तरीका बता देता हूँ, उससे आप निकालना कि कैसे निकलेगा ये। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमने अभी ड्राइव किया है, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273 अपॉन में 5। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ C/5, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड लगा लो, यहाँ भी डिग्री फ़ारेनहाइट लगा लो, ताकि ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाए। ये आपको याद रखना है, ये इस पे क्वेश्चंस जो है कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने जो है वो बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है स्पेशल कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो कब इक्वल होंगे, वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे या -40 डिग्री टेम्परेचर पे बराबर होते हैं। अब -40 डिग्री चाहे सेंटीग्रेड बोल दूँ चाहे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दूँ, क्योंकि ये इस टेम्परेचर पे दोनों पैमाने क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप रख के देखोगे, देखो C/5 बराबर f की जगह C रख लोगे -32/9। ये जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपके पास -40 आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखना, -40 आएगा। और ये बहुत बार पूछते हैं, आप इसको याद रखना। तो आपको ये स्केल से समझ में आ गया होगा कि ये बना कैसे है। बाकी इसका वैसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे 100 है तो 180 कैसे कर दिया ना, ऐसे लगता है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बनाया ताकि इससे ये समझ में आ जाए कि ये कैसे बना है। इसके बाद में हम जानते हैं, देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने बराबर बताया था 273 केल्विन के, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.15 केल्विन के। ये आप याद रखना, 273.15 केल्विन। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हैं तो 1.5 को हम आगे नहीं लेते, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसका तो वहां पे हम सीधा लेते हैं 273 केल्विन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 273 केल्विन बताया है। लेकिन एक्चुअल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.15 केल्विन के। इसके बाद में हम देखते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड होता है और सॉलिड होता है। इसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, वेपर होती है और लिक्विड होता है। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होगा, इसके बीच में एक पॉइंट आता है। अब बीच में कहां पे आएगा वो हम टेम्परेचर पे देखेंगे, कौन सी टेम्परेचर पे आएगा, जहां पे तीनों स्टेज जो है, तीनों फेज एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, तीनों जो फेज है वो एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। 0.01 का मतलब इस 0 से जस्ट निकलते ही 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको यदि मैं केल्विन में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.15 केल्विन के। तो यहाँ पे 0.1 है, तो यानी जस्ट एक बढ़ेगा, यानी 273.15 की जगह क्या हो जाएगा 16 केल्विन। तो ये टेम्परेचर जो है, ये कौन सा टेम्परेचर है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, द स्टेज एट विच ऑल थ्री फेजेस ऑफ वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है तीनों फेज ऑफ वाटर की तीनों फेज एग्जिस्ट करती है। तो ये टेम्परेचर की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपके कितने कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, देखो पहला एक तो ये, ठीक है, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, और चौथा यहां से क्वेश्चन बनता है यहां से। तो ऐसे 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। और ये आपके नॉलेज के लिए कि टेम्परेचर क्या है और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की हमने बात की थी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी। उसमें हमने बोला था कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कब जीरो होगी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे नहीं, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। थर्मामीटर लगाओगे हमें जीरो रीडिंग मिली है बिल्कुल, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मिला। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है 5वां, कौन सा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है 0 केल्विन।
जीरो केल्विन, ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 केल्विन, तो इसको यदि डिग्री सेंटीग्रेड में लिखूंगा कितना लिखूंगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना डीप टेम्परेचर जाएगा तब जाके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, एंट्रोपी 0 होगी, थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स बनेगा और उस टेम्परेचर को कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।